हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारी साइंस की बायोलॉजी की क्लास नंबर 44 रहेगी, जिसमें हम जैव उत्पत्ति मानव शरीर जो आपका टॉपिक दिया गया है उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले हमने आपका लैमार्कवाद आपको करवा दिया था, तो जैव उत्पत्ति में आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं कि एक जीव जो है जीवित है, क्या किस तरीके से उसका विकास हुआ, क्या इतना ही बड़ा पैदा हो गया था या धीरे धीरे जो विकास का क्रम रहा वो क्या रहा, किसके अनुसार क्या थ्योरी थी, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डार्विनवाद, क्योंकि जो सबसे मुख्य भूमिका अदा करता है वो आपका डार्विनवाद है। तो डार्विनवाद से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि क्या थी इनकी थ्योरी, इन्होंने क्या क्या बताया अपनी थ्योरी में, इनकी आलोचना किसने की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब एक बात और आपको बता दें, आपके जो वर्ग 1 का रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। वर्ग 1 के साथ साथ ही आपका पुलिस पटवारी वगैरह का जो रिजल्ट रुका हुआ है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और आपके वर्ग 2 का जो मेंस का नोटिफिकेशन है वो भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा। आपको उसका इंतज़ार नहीं करना, आपको तो अपने जो टॉपिक्स साइंस के हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एक टॉपिक को आपको अभी से अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है नोटिफिकेशन आने के बाद, और फिर जो चीज़ें होती हैं उनको हम जल्दी जल्दी में कवर नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी से मतलब कुछ बच्चे तो पात्रता परीक्षा के बाद से ही लगे हुए हैं, और जो चीज़ें हैं वो अच्छे से यदि आप समझ करके पढ़ते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में वो रहती हैं। तो इससे ज़्यादा क्या कहें, आप खुद समझदार हैं कैसे आपको तैयारी करनी है, कितना अधिक से अधिक समय आपको देना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले डार्विनवाद क्या है, इससे पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो डार्विनवाद, सबसे पहले डार्विनवाद जो है या जो डार्विन का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था। इनका जन्म देख लेते हैं, कभी कभी फैक्ट के रूप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे पिछली बार पूछ लिया था मेंडल का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो डार्विन जो है, जो कुछ आपके जो बायोलॉजी के प्रमुख जो विद्वान रहे उनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से कभी कभी फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बनते हैं। तो डार्विन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 को हुआ था, इंग्लैंड। ठीक है, कहीं कहीं श्रूसबरी मिलता है, तो बस आपको तो इंग्लैंड याद रखना है। मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो 19 अप्रैल सन 1882 को। अब जैव विकास परिकल्पना, तो जैव विकास आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे जो जटिल जीव होते हैं सरल जीवों में मतलब बनते गए उनसे। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर बना पूरा का पूरा। तो जैव विकास परिकल्पना के संदर्भ में दूसरा जो सिद्धांत है वो डार्विनवाद है। तो पहला सिद्धांत कौन था, लैमार्कवाद। लेकिन जो लैमार्क थे, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया ये प्रमाणित नहीं था, मतलब प्रमाण तो इन्होंने दिए थे लेकिन वैध प्रमाण नहीं हो पाए थे या नहीं दे पाए थे, तो इस कारण से इनकी बहुत आलोचना की गई थी। लेकिन जो मुख्य सिद्धांत माना जाता है जैव विकास का वो डार्विनवाद ही है। ठीक है, लेकिन आपको याद तो दोनों करनी पड़ेंगी। तो इससे पिछला लेक्चर देखेंगे, वहाँ लैमार्कवाद आपको कराया, उनके प्रयोग भी बताए हैं कि उन्होंने किस तरीके से पावलाव कुत्ते वाला प्रयोग किया, कैमरर का प्रयोग आपको बताया। ठीक, तो जो डार्विनवाद है वो किसने दिया, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया, और ये आपके जैव विकास परिकल्पना के संदर्भ में दूसरा सिद्धांत है। तो कभी कभी क्रम भी पूछ सकते हैं कि क्रम से बताइए कौन कौन से जैव विकास के संबंध में सिद्धांत दिए गए। ठीक, अब देखिए, इस सिद्धांत को केवल डार्विन है इन्होंने नहीं दिया, इनके साथ में भी एक वैज्ञानिक रहे। तो याद रखेंगे ये दोनों अंग्रेज वैज्ञानिक हैं। तो इनके साथ में जो आपके वैज्ञानिक रहे वो थे अल्फ्रेड रसेल वेलेस, और दूसरे आपके जो चार्ल्स डार्विन है वो तो थे ही। ठीक है, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और दोनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य कर समान निष्कर्ष निकाली थी, मतलब जो निष्कर्ष इस सिद्धांत में दिए गए वो सेम ही थे। ठीक, अब देखिए, डार्विनवाद का जैव विकास के सिद्धांतों में प्रमुख स्थान है। यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और यह एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, प्रकृति से संबंध था इनका। ठीक, अब देखिए, सन 1832 में अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो सिद्धांत है उसमें किस किस पर प्रयोग किया, कब और कैसे इन्होंने ये सिद्धांत दिया। तो देखिए, सन 1832 में डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज पर प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में यात्रा की। मतलब किस जहाज से इन्होंने यात्रा की थी, तो HMS बीगल से। कब की थी, सन 1832 में। और यह जो यात्रा की इन्होंने कहाँ पर की, तो प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका के तट और गालापागोस द्वीप के आसपास ही यात्रा की।
इस यात्रा के दौरान उन्होंने इस इलाके में, किन इलाकों में, ये जो आप देख रहे हैं, इन इलाकों में पाए जाने वाले अनेक जीवों का संग्रह किया। मतलब विभिन्न सारे जीव इन्होंने देखे और उनको संग्रहित किया। उनके संग्रह में अनेक प्रकार के जीव और पौधे भी शामिल थे। मतलब इन्होंने न केवल जीवों का बल्कि पौधों को भी अपने जो यात्रा थी उसमें जो संग्रह किया था उसमें पौधे और जीव दोनों को शामिल किया था। तो इस संग्रह का अध्ययन कर उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो ये है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये तो मुख्य रूप से आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनकी पुस्तक कौन सी हो गई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने यात्रा की थी, किस जहाज से की थी, कब की थी, कहाँ की यात्रा की थी और किस किस चीज़ों को शामिल किया था। तो इनकी पुस्तक हो गई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन लिखी। इसका प्रकाशन 1859 में, ये भी आपको याद रखना है। इस पुस्तक में उन्होंने जैविक उद्विकास से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि कैसे एक जीव जो है उसका विकास होता है। उनके विचार से प्रकृति जीवों का चयन करती है। मतलब इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने अपना क्या विचार व्यक्त किया, ये चीज़ें संग्रहित करने के बाद, मतलब जीवों को और पौधों को संग्रहित करके इन्होंने कह दिया था कि जो प्रकृति है, जो हमारी प्रकृति है वो किसका चयन करती है? जीवों का। ऐसा नहीं है कि जीव प्रकृति का चयन करेंगे कि हमें यहाँ रहना है ऐसे वातावरण में, नहीं। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति होती है वह जीवों का चयन करती है और अनुकूल परिस्थितियों में जीव जीवित रहेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों में समाप्त हो जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान से आप समझ सकते हैं, प्रकृति जो होती है उसने जीवों का चयन किया। अब जीव चयन करेगी तो कुछ जीव के तो ये प्रकृति कैसी होगी? अनुकूल होगी, मतलब इसमें ढल जाएंगे, अपने आप को ढाल लेंगे। लेकिन कुछ जीव ऐसे होंगे जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। तो जो ढाल लेते हैं वो तो जीवित रह जाएंगे और जो नहीं ढल पाते हैं वो क्या हो जाते? समाप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रकृति चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। तो इनके सिद्धांत का दूसरा नाम क्या हो गया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और यह सिद्धांत सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत। अब सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। मतलब जो प्रकृति जिस जीव के लिए सबसे उत्तम होगी वहाँ पर वह जीव अपनी पूरी जीवन यापन करेगा, पूरी उत्तरजीविता को गुजार देगा, ठीक है। तो इसी को कहेंगे सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। यदि थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, याद रखेंगे। डार्विन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। इनके सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और एक नाम और है सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। इनके सिद्धांत में क्या था? इन्होंने कहा था कि प्रकृति जीवों का चयन करती है और जब जीवों का चयन करती है तो जो जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, मतलब जो प्रकृति अनुकूल होते हैं वो जीवित रह जाते हैं और जो प्रकृति जो है उसके प्रतिकूल होते हैं, मतलब प्रकृति प्रतिकूल होती है तो जीव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नामक प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक ने जैव विकास की व्याख्या, ये आपकी पुस्तक के पॉइंट के रूप में हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ, ठीक है। तो किसमें व्यक्त की थी अपनी जो कल्पना है? वो कल्पना नहीं, व्याख्या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में। जैव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद है। उनका यह सिद्धांत उनकी समुद्री यात्रा, आपको बता दिया कब उन्होंने समुद्री यात्रा की, किस जहाज से की थी, ठीक है। अब देखिए डार्विन के मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती। इन्होंने एक विचार और कहा, क्या? कि जो रिप्रोडक्शन होता है जीवों में, प्रजनन होता है, उसके द्वारा संतानें अधिक से अधिक उत्पन्न कर सकता है जीव। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन और आवास नियत है। अब प्रजनन कितना ही हो जाए लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उस पर तो स्थान नियत है, आवास नियत है, भोजन नियत है, ठीक है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व के लिए फिर संघर्ष होने लगता है। जब मान के चलिए इतनी सी जमीन है और जो संख्या है मनुष्यों की वो इतनी सारी, तो वो यहाँ पर नियत है कि नहीं है कि इतने ही स्थान में इतनी जनसंख्या नहीं रह पाएगी, तो फिर इनमें संघर्ष होने लगता है। और जैसे ही संघर्ष शुरू होता है तो अस्तित्व के लिए, मतलब अपने अपने अस्तित्व के लिए सब लोग जीते हैं, ठीक है। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष दूसरी प्रजातियों के साथ साथ प्रकृति और वातावरण के साथ भी होने लगता है। तो जातियों में तो होगा ही संघर्ष, साथ ही साथ रहने के लिए आवास की ज़रूरत है, तो एक दूसरी प्रजातियों में भी संघर्ष होने लगता है, ठीक। और जैसे ही ये संघर्ष होता है तो फिर देखिए इन्होंने क्या कहा, प्रकृति में कोई दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होंगे।
क्या नहीं होंगे, एक समान। आपने देखा होगा जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक समान दो जीव हो जाएं। तो इन्होंने कहा था कि प्रकृति में कोई दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं अवश्य होती हैं। जीवों में भिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू होते हैं। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो अधिक योग्य गुणों वाले होते हैं, मतलब जिनमें अधिक गुण होंगे, मतलब जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने की क्षमता होगी, जिसमें बुद्धि होगी, वो यहाँ पर क्या होंगे, संघर्ष जो उनके जीवन में चल रहा है उसको पार कर जाएंगे। और जो अयोग्य गुण वाले होंगे वो जीव नष्ट हो जाते, मतलब जो अपनी बुद्धि का ही प्रयोग नहीं कर पाते कि कैसे हमें जीना है, कैसे हमें रहना है, तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे शब्दों में प्रकृति योग्यतम, मतलब जो प्रकृति के योग्य हैं या जो प्रकृति के अनुकूल हैं, तो ऐसी भिन्नता वाले जीवों को प्रकृति चुन लेती है और अयोग्य प्रतिकूल भिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। जीवन संघर्ष में सफल सदस्य अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अपने वंशानुक्रम को जारी रखने में योगदान देते हैं, मतलब जो वंशानुक्रम, मतलब जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाते रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा क्या है, मतलब इन्होंने संघर्ष की बात की थी। जब अधिक भिन्नता वाले जीव उत्पन्न होने लगते तो उनमें संघर्ष उत्पन्न होने लगता है और जो प्रकृति अनुकूल होते हैं वो तो जीवित रह जाते हैं, जो प्रकृति के प्रतिकूल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जो जीवित रहेंगे वो अपने वंशानुक्रम के जो लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते रहेंगे। इसी को एक अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने सामाजिक विकास के संदर्भ में योग्यतम की अतिजीविता तथा इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद कहा है। तो ये भी याद रखेंगे कि इनके सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संदर्भ में क्या कहा, योग्यतम की अतिजीविता, मतलब जो योग्य है वो लंबे समय तक जीवित रहेगा, ठीक। अब देखिए, जीवन संघर्ष में सफल सदस्यों की वंशागति बढ़ाने से पीढ़ी दर पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते, मतलब जब ये संघर्ष बहुत अधिक हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी के पूरे लक्षण ही आपके दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे, कुछ लक्षण जाएंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें अंतर होने लगता है तो फिर ये भिन्न भी हो जाते हैं अपने पूर्वजों से। तो यही भिन्नता हजारों लाखों वर्षों के बाद जो है नई जाति का निर्माण कर देती है। कुछ वर्षों तक तो अपने परदादा दादा के लक्षण आप में आएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बहुत अधिक भिन्नता हो जाती है तो कुछ भी लक्षण हमें दिखाई नहीं देते और ऐसे में ही नई जातियां फिर निर्मित होती हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति भी इसी प्रकार चुनाव के द्वारा सफल सदस्यों को प्रोत्साहित कर नई जातियों की उत्पत्ति। तो इन्होंने क्या प्रकृति के बारे में भी बताया, जीवों के बारे में भी बताया, पौधों के बारे में भी बताया। तो जो संघर्ष है वो ना केवल जीवों में बल्कि वातावरण में भी होने लगता है जीवों के प्रति। इसीलिए डार्विनवाद प्राकृतिक चयनवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। 1858 में डार्विन और वेलेस ने अपने कार्यों को संयुक्त रूप से प्राकृतिक चयनवाद का नाम दिया था। तो आप समझ गए होंगे। अब इस सिद्धांत की मुख्य 4 बातें आपको याद रखनी हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, मतलब जो जीव हैं उनमें प्रजनन के द्वारा बहुत सारी जातियाँ ये निर्मित कर सकते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है इनमें बहुत अधिक भिन्नता होती रहती है, जो संतान उत्पत्ति के लक्षण हैं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जा पाते और नए जो है प्रजातियों का जन्म हो जाता। फिर अस्तित्व के लिए जीवों में संघर्ष, मतलब जब बहुत सारे जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं फिर उनमें संघर्ष शुरू होता है, जीवों के प्रति, वातावरण के प्रति, पौधों के प्रति, वातावरण के प्रति, जीवों और पौधों के प्रति, मतलब एक दूसरे में, ठीक है। तो जो प्रतिकूल होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जो अनुकूल होंगे वो जीवित रहेंगे। सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, जो सबसे अच्छे गुणों वाला होगा वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। भिन्नता और आनुवंशिकता, भिन्नता मतलब प्रकृति में कोई भी दो जीव समान नहीं रहेंगे और उनमें जो लक्षण होंगे वो कुछ पीढ़ी तक तो एक दूसरे में संचलित होंगे, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद में क्या हो जाते हैं, लक्षण नहीं जा पाते और नई संतानें जो होती हैं नई प्रजाति की होने लगती हैं। फिर वातावरण के प्रति अनुकूल और नई जातियों की उत्पत्ति, तो जो है जो अनुकूल है आपको बता दिया है। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें यहाँ दी हैं, आप एक बार पढ़ लें। पहला है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। अपने अध्ययन में डार्विन ने पाया था कि सभी जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। परंतु इस प्रचुर क्षमता के बावजूद पृथ्वी पर जीवों की संख्या लगभग स्थिर होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी बच्चे जीवित नहीं रह पाते और वयस्क नहीं हो पाते। प्रकृति उनके विकास में रुकावट डालती है, जैसे भोज्य पदार्थों की कमी रहेगी। यदि जीवों की संख्या ज़्यादा है, भोज्य पदार्थ कम है, तो फिर भी ऐसी स्थिति में जो संघर्ष होगा तो जो मतलब भूख सहन कर लेगा वो तो जीवित रह लेगा, लेकिन जो भूख सहन ही नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
फिर वो जैसे मान के चलिए एक बच्चा है तो वो भूख सहन नहीं कर पाया तो वो जीवित नहीं रहा, और जब जीवित नहीं रहा तो वयस्क कहाँ से होगा, ठीक है। फिर निवास स्थान की कमी, कुछ लोग जैसे वातावरण है, जैसे ठंड का मौसम है तो कुछ बच्चे तो इस ठंड के मौसम को सहन कर जाएंगे, मतलब ये अनुकूल हो गई प्रकृति के, ठीक है, तो इसमें ये जीवित रहेंगे लंबे समय तक। लेकिन जो प्रतिकूल, मतलब जो बच्चे ठंड सहन नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो प्रकृति है वो भी रुकावट डालती, बीमारियां, पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां, तो ये सभी बाधक बनते हैं और प्रचुर संतान उत्पत्ति के बाद भी जीवों की संख्या सीमित बनी रहती है। तो इनके सिद्धांत में एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि भले ही संतान कितनी ही हो जाए, भले ही यहाँ पर जो प्रकृति है वो या रहने के लिए आवास जो है वो कम पड़े, लेकिन कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जिनके कारण ये जो नई जातियां हैं जो अनुकूल रहेंगी वो जीवित रहेंगी, जो प्रतिकूल तो एक क्या बना रहता है, इनमें लेवल बना रहता है, ठीक है। तो यही बात इसमें कही। फिर जीवों में अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है तो ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कैसे, देखिए, डार्विन ने अपने अध्ययन में पाया कि जीवों को अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न संघर्षों से गुजरना पड़ता है और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अंतःजातीय संघर्ष, अंतःजाति मतलब एक ही जाति के जीवों में होगा, ठीक है। फिर अंतर्जाति मतलब 2 भिन्न जातियों के जीवों में होगा, और वातावरण के साथ। तो प्रयुक्त दोनों स्तरों में संघर्ष के बाद भी जीव अपने वातावरण के साथ संघर्ष करता रहता है। तो ये 3 संघर्ष बताए इन्होंने। फिर सर्वोत्तम की उत्तरजीविता क्या है, तो वातावरण की कठिन चुनौतियों का सामना कर जो योग्य शारीरिक रचना वाले जीव अस्तित्व हेतु संघर्ष में सफलता प्राप्त करेंगे। भले ही कितनी ही चुनौतियां आ जाएं, फिर भी उसका जो व्यक्ति सामना कर लेता है वो सफलता प्राप्त करता है, और यही विकास के क्रम में आगे आता है, और असफल जीव समाप्त हो जाते हैं। फिर भिन्नता एवं आनुवंशिकता, तो जीवन हेतु संघर्ष में कुछ जीव तो क्या होंगे, सफल होंगे और कुछ असफल होंगे। डार्विन के अनुसार ऐसी सफलता और असफलता का कारण क्या बताया इन्होंने, शारीरिक भिन्नता। एक ही जाति के जीव समान रचना वाले नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होगी। कुछ रचनाएं जीवों को प्रकृति के अनुकूल बना देंगी तो वो संघर्ष में सफल हो जाएंगे, और जिनको अनुकूल बनाएंगी वो लंबे अरसे तक रहेंगे। लेकिन जो अनुकूल नहीं होगी, मतलब जो परिस्थिति प्रतिकूल होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो लक्षण होंगे शारीरिक वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित तो होंगे, लेकिन जब प्रतिकूल वातावरण रहेगा तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर है वातावरण के प्रति अनुकूल या नई जातियों की उत्पत्ति, तो ये कालांतर में, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते हैं एक समय के बाद रुक जाते हैं और नई जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तो रहा इनका सिद्धांत, इसके मूल बिंदु, ठीक है। अब देखते हैं इनकी आलोचना क्या हुई। तो इनकी आलोचना देखेंगे आप, डार्विन ने विकासवाद को आनुवंशिकता के आधार पर नहीं समझाया है, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत तो दिया लेकिन आनुवंशिकता के आधार पर नहीं बताया है कि किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते हैं, कैसे जो है जीव जो है वो प्रकृति के अनुकूल होगा, कैसे प्रतिकूल होगा। फिर डार्विन की दूसरी आलोचना रही, इनके अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति के लिए भिन्नताएं उत्तरदायी हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार छोटी छोटी भिन्नताओं से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा भी कहा। फिर वैज्ञानिकों ने डार्विन के लिंग चयनवाद को गलत ठहरा दिया। फिर वंशागत लक्षण वाले जीव जब एक दूसरे के साथ मैथुन करते हैं जिनमें ये लक्षण नहीं होते, तो इन दोनों के मिलन से लक्षणों का प्रभाव कम नहीं होता है, इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। प्रकृति वर्णवाद ने किसी अंग के विशिष्टीकरण को नहीं बताया है, जिसके कारण कुछ जातियां नष्ट हो गईं। फिर डार्विन ने विभिन्नताओं की चर्चा तो की है, भिन्नताओं की चर्चा तो की है, लेकिन इनका कारण नहीं बताया, कारण बतलाने में असफल रहे। फिर उनकी अवधारणा लक्षणों की आनुवंशिकता का कारण बतलाने में भी असफल रही, मतलब जो इन्होंने अवधारणा दी है आनुवंशिकता, तो फर्स्ट पॉइंट और ये बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो इनकी आलोचनाएं रही। आई होप आपको ये डार्विनवाद कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे आपका एक टॉपिक और बचता है यहाँ पर, आनुवंशिकता, ठीक है। फिर आपके मानव विकास का क्रम देखना है, तो अभी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर छूटे हुए हैं। तो यदि आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, और आप सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके पास टाइम बहुत कम है, अधिक से अधिक समय दीजिए आप अपनी तैयारी को, क्योंकि आपके वर्ग 2 मेंस का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। बहुत सारे पद यहाँ पर आपके वर्ग 3 के भी खाली हो चुके हैं प्रमोशन से, और कुछ क्या बोलते हैं रिटायरमेंट से, ठीक है। तो वर्ग 3 की भी नई वैकेंसी आएगी आपकी DSSB की। यदि आप B.Ed और C.TET क्लियर है आपका, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई करिए। यदि आप केवल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप हर एक राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित जरूर हों, उसकी योग्यता यदि आप रखते हैं तो, ठीक है। और आप MP.TET की जितनी भी क्लासेस हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, आप सारी देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।